इस वीडियो को बनाना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज इस समाज के उन कुकर्मियों को जो अपने आप को मर्द कहते हैं, इस वीडियो में देखें, इस फ़ोटो में देखें, एक मासूम लड़की को दर्जनों लोग लाठी डंडों से बेरहमी से मार रहे हैं। उसकी चीखों का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। क्या ये वही समाज के लोग हैं जिस समाज में माता सीता रहती थी, जिस समाज में द्रौपदी की ज़रा से अपमान के लिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई, अपमान का बदला लेने के लिए? आज उस समाज के लोग अपनी ही बहन बेटी को इस तरह सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी चीखें गूंज रही हैं, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये कौन लोग हैं? क्या ये समाज के दुश्मन हैं? क्या ये इस देश के दुश्मन हैं? क्या ये इस अबला के दुश्मन हैं? ये सोचने का विषय है। अगर अब भी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? आज महिलाओं को बराबरी की बात की जाती है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही है, महिलाओं को फ़ौज में रखा जा रहा है, पुलिस में रखा जा रहा है और हर जगह महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से अगर अबलाओं के साथ, महिलाओं के साथ इसी तरह की ज़्यादतियाँ होती रहीं तो क्या इस समाज में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? सोचनीय विषय है और इस पर सोचना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा सकते हैं आप लोग दिखाएं, उनकी सोच बदलें। और ये वीडियो देखने के बाद उनको सोच बदलना पड़ेगी कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार कहीं पर होता है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको रोकें, वीडियो बना के वायरल मत करें। हमारा मकसद है कि इस फ़ोटो के ज़रिए हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह की कहीं भी घटना हो रही उसको रोकने की कोशिश करें। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अवध के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शरद चौधरी जी हैं, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल हैं, सीनियर एडवोकेट महफूज आलम जी हैं, पत्रकार और एडवोकेट आमिर अब्बास साहब हैं। आपसे फिर गुजारिश है, पहली बार गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमिर अब्बास जी, इधर लगातार हम लोग देख रहे हैं और हम लोग सब बैठे हैं, संजय शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, कि मौजूदा समय में इधर कुछ सालों से महिलाओं के प्रति अपराध इतना बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश ही क्या तमाम राज्यों में ऐसा है कि वो संभल ही नहीं रहा है। जबकि कानून बनते चले जा रहे हैं, तमाम कानून बने हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके लिए जो सज़ा का प्राविधान भी ज़्यादा किया गया, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो सर्वे अभी हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है महिलाओं के प्रति अपराध करने में। तो इस मामले में तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारी सरकार द्वारा, यानी वर्तमान सरकार द्वारा एक नारा दिया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। अगर उन्हीं ने ये नारा दिया था तो जाहिर सी बात है उन्हीं ने प्रबंध भी किए होंगे बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए। और अगर उन्हीं ने इस तरह के प्रबंध व्यवस्था की थी तो ऐसे क्राइम कैसे हो रहे हैं, इतने हीनियस क्राइम कैसे हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, यानी या तो उनको पता था कि बेटियां आने वाले वक्त में ख़तरे में पड़ जाएंगी सरकार बनते ही, और या फिर उन्हें इस तरह का कहीं ना कहीं से कोई मैसेज फॉरवर्ड हुआ या ऐसी कोई आशंका हुई कि जिससे उन्हें ये डाउट था, जिसके बाद ये नारा दिया गया। चलिए हम उसकी भी कोई बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मामला आ जाता है हद से ज़्यादा 376 के मामले बढ़ने का। ठीक है, 376 के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? और ये ज़्यादातर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, इधर जो लगभग 2-3 साल के आप रेशियो उठा के देखेंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुए हैं।
तो इनके आप हर चीज़ में अमेंडमेंट कर रहे हो, हमारे संविधान में परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। क्या इसमें कोई अमेंड नहीं हो सकता? जिस तरह से वो डॉक्टर वाले केस में जो है उन तीनों का एनकाउंटर कर दिया गया था, एटलीस्ट रेपिस्ट को तो ऑन स्पॉट शूट कर देना चाहिए। अदरवाइज इन लास्ट ये होगा कि उनकी बेल होगी, किसी भी सोर्सेस से उनकी बेल हो जाएगी, बेल होने के बाद वो बेल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर उसी तरह के अपराध कारित करेंगे। लेकिन फिर कानून की बात कहाँ रह गई? कानून व्यवस्था वो तो एक इस्लामिक जैसा कानून है। ना। इस्लामिक कानून में जिना कहा गया, जिना के लिए मौत की सजा है, लेकिन उसमें भी बाकायदा मुकदमा चलता है, मुकदमा चल के साबित किया जाता है। जैसे डॉक्टर वाले में हुआ, हाँ। डॉक्टर वाले में जो हैदराबाद का था, वहाँ पे जो इनकाउंटर किया गया, वो तो कानून का सीधे सीधे, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का मजाक उड़ा दिया। आप उसको जो है लेके वो मुलजिमों को वहाँ पे गए, उसको सीन क्रिएट करने के लिए गए, और सीन क्रिएट करने में, सीन किस चीज़ का क्रिएट करने गए थे कि रेप कैसे हुआ, क्या हुआ था, कैसे रेप करके मर्डर हुआ। लेकिन उन्होंने इनकाउंटर कर दिया 4 लोगों का। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुई। मुकदमा कानून जो सख्त हुए, कानून जो फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई गई, लेकिन असर कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर भाई अभी जैसे पुलिस की बात आती है, तो उसके अगर हम पीछे आएंगे तो ये राजनेता जब पैरवी में आ जाते तब गड़बड़ होता है। तो राजनेताओं को पैरवी में नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या, अब उसके लिए फिर हम जो है जब बात करेंगे तो महफूज भाई की बात आती है कि राजनेताओं को जब आने लगे, जब हम चुने जनता, तो ये देख ले कि इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, पुलिस के पास बहुत सारे टेक्निकली पॉइंट्स हैं, हथकंडे कह सकते हैं। जैसे मोस्टली हो जाता है कि गाड़ियां पलट जाती हैं। यहाँ हमारे यहाँ बढ़िया और पुराना ट्रेंड है कि क्रिमिनल को ले जाते वक्त गाड़ी पलट जाती है और अपराधी गाड़ी से निकल के भागने का प्रयास भी करता है, और इत्तेफाकन के आसपास के किसी दरोगा और इंस्पेक्टर की पिस्टल निकाल के उन पे वार भी करता है, ठीक है, फायर करता है। जवाबी फायरिंग में मौत हो जाती है अपराधी की। जैसे कि चलिए ठीक है, हैदराबाद में हुआ, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से पुलिस चाहे तो कर सकती है ना। विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी, मतलब उधर नहीं जाना चाहिए फिर भी। या इसी तरह से कई अपराधियों की गाड़ियां पलटती हैं, अक्सर पुलिस की गाड़ी पलट जाती है, और उसके बाद इसी तरह से जो है क्रिएट सीन हो जाता है, सीन क्रिएट होता है, और जो है किसी सूरत में जो है एनकाउंटर, पुलिस को मजबूरी में जो है जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर किया जाता है उसका। तो क्या इस सूरत से पॉसिबल नहीं है? नहीं, पॉसिबल है, लेकिन कानून फिर कहाँ रह गया? यहाँ तो बात हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतना वृहत संविधान, और उस संविधान से जुड़ा हुआ है कानून की हर किताब जोड़ी गई। कानून जब बनता है कोई, तो संविधान का कोई ना कोई एक आर्टिकल लिया जाता है इस आर्टिकल के तहत। तो जब कानून हम बनाया जाता है वहाँ बैठकर, तो उस कानून का क्रियान्वयन भी करना होता है। तो अगर हम रेपिस्ट को पकड़ा, इनकाउंटर कर दिया, तो फिर उसको इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। जब गांव वाले रेपिस्ट को पकड़े तो उसको मार दें, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर गांव वाले उसको मार देते हैं तो 302 का मुकदमा हो जाता है उस मुलजिम को मारने के लिए। तो पुलिस को ये अधिकार अगर मिल जाएगा इनकाउंटर खाली करने का, तो पुलिस तो सब साफ कर देगी, उसको हो जाएगी। फिर जो गुनाहगार होंगे उन्हें भी, और जो बेगुनाह होंगे, ये चीज़ है। देखिए, राजनेताओं का मामला जहाँ तक आता है कि इसमें कोई भी क्रिमिनल हो, उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई राजनेता का हाथ आ जाता है, कहीं ना कहीं से कोई जैक लगाया जाता है, वो राजनेता साहब का फोन आ जाता है, और किसी तरह से इसमें ये हो गया और उसमें वो हो गया। तो जाहिर सी बात है राजनेता भी उसी टाइप का होगा। देखिए, राजनेता कब किसी की क्रिमिनल की पैरवी करेगा? या तो वो किसी टाइम में क्रिमिनल रहा हो। आप एक वेल क्वालिफाइड अगर राजनेता की बात करेंगे, जो कि जिसके नीट एंड क्लीन हिस्ट्री होगी, तो वो जाहिर सी बात है किसी क्रिमिनल का फिलहाल जल्दी फेवर नहीं करेगा। फेवर कब करेगा?
ठीक है, या तो उसके पुराने लिंक होंगे या तो उसकी माइंडली एक्टिविटी वैसे ही होगी, उसी माइंड का होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है सत्ता में बैठे राजनेता और अगर क्रिमिनल का जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी मेंटेलिटी उसी से जानी जा सकती है। भोला सिंह जी, बहुत अहम चीज जो है जो सामने आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सत्ता में आने के बाद सरकार का नारा था, आज बेटी बचाओ कहां तक के सार्थक है। कि जो सरकार का नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, केवल एक जुमला बन के रह गया। जब से इस सरकार ने ये जुमला दिया है तब से अत्याचार हो गया और उसमें ज्यादातर उन्हीं के समर्थक ही होते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं रहता है कि भाई ठीक है हमारी सरकार है, हम जो चाहें कर देंगे। तमाम तरह के मामले आए और उस पर सरकार भी आंख मूंद कर बैठी हुई है। उसका कारण ये है क्योंकि जो उसमें लिप्त होते हैं वो उन्हीं के आदमी होते हैं। क्योंकि एक चीज ये आई अभी कि किसी के अब पुलिस को या इस मामले पर एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब यह अत्याचार जो औरतों पर बेटियों पर बढ़े उसका साफ कारण ये है कि कानून का पालन ना हो पाना। अब आप देख लें कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के क्षेत्र में घुस जाती है। जैसा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि साहब काउंटर कर दिया जा रहा है, अपराधियों का काउंटर कर दिया जाना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसका कारण ये है कि देखिए कानून बनाए ही इसलिए गए, न्यायपालिका इसलिए बनाई गई। अगर न्यायपालिका का काम कार्यपालिका करने लगेगी तो एनार्की की स्थिति आ जाएगी। कि देखिए पुलिस का काम ये है कि वो जो कानून बनाया गया है नहीं उसका बोला पालन भाई, कराए। पुलिस का काम की बात नहीं है। बेटी बचाओ नारा मैं आ रहा हूँ, और उसके बावजूद बेटी सुरक्षित नहीं। मैं आ रहा हूँ उनके पास में। देखिए बेटी इसलिए नहीं सुरक्षित है कि जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको डर नहीं है। अगर उनको डर हो जाए कि बेटियों के साथ या औरतों के साथ हम कोई अत्याचार करेंगे तो उसका खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ेगा। अब पुलिस का है, जैसे कोई कांड हो जाता है, कुछ हो जाता है लड़कियों के साथ, देखिए शारीरिक दुर्व्यवहार उनके साथ होता है, मानसिक दुर्व्यवहार उनके साथ होता है, तो उस पर ठीक तरीके से पुलिस को कानून अमल में लाना चाहिए। पुलिस का कानून अमल में नहीं ला पाती है क्योंकि उसका कारण है कि कोई उसने किया, कोई कांड हो गया औरत के साथ में, तो वहां आप सिफारिशें पहुंच जाती, सिफारिशें पहुंच गई और वो अपराध से मुक्त हो जाता है। तो बेटी बचाने का जहां तक का काम है वो ये सरकार तो नहीं कर पा रही है, और जहां तक बेटी को पढ़ाने का काम है वो इस सरकार के बस का रोग नहीं है। कि सरकार कुछ बेटियों के लिए सरकार ने कुछ किए नहीं। पूर्व में जो सरकारें थी जिन्होंने बनाया था वही रास्ते आज भी चल रहे हैं। इस सरकार ने बेटियों को पढ़ाने के लिए ना तो नौकरियां दी, और जो आरक्षण था बेटियों के लिए वो भी छीन लिया। तो कहां से बेटियां पढ़ तो रही हैं, पढ़ने के बाद में बढ़ कहां रही हैं? भाई उनको बराबर का मौका मिले, नौकरियां मिले। हम तो अभी जो हो रहा है कि अपराध महिलाओं के साथ जो हो रहा है इसकी बात, सर्विस की तो बात ही नहीं, वो तो एक अलग चल रही है ट्रैक।
लेकिन अपराध क्यों बढ़ रहा है? मेन मुद्दा ये है कि महिलाओं के ही खिलाफ इतना अपराध क्यों बढ़ गया? देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि कानून का राज्य नहीं है। यदि कानून का राज्य होता तो अपराध नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर इस गवर्नमेंट में बिल्कुल खत्म है। उसका कारण मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी अपराध किसी महिला के साथ होता है तो त्वरित गति से उसका निवारण होना चाहिए। निवारण होने के लिए यह है कि जो अपराधी है उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाना चाहिए था। पकड़ने के बाद न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था। जब न्यायालय आया, न्यायालय अपना निर्णय दे और सख्त निर्णय दे। जो कानून बनाए गए हैं, महिलाओं के अपराध पे जो भी कानून बनाए गए हैं वो बहुत सख्त है, लेकिन उनका ठीक तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। अब आप चाहे जान देख लें, हाथरस का कांड हो, कर्नाटका का कांड हो, वहां भी यही है कि क्यों। उसका एक कारण है, जब कानून ठीक से अपना काम नहीं करेगा तो यही स्थिति रहेगी। आप उससे पहले देख लें, चाहे लोकशाही हो या राजशाही हो, कोई भी तंत्र रहा हो, उसमें महिलाओं पर अत्याचार हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि महिलाएं कमजोर हैं, बच्चे कमजोर हैं। और इस समय वर्तमान में आप देख लीजिए, अफगानिस्तान का मामला आप देख लीजिए। तालिबान जो है सबसे ज्यादा बच्चों और औरतों पर बच्चों और औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं। जब भी सत्ता बदलती है तो दूसरी सत्ता वाले जो आकर के लेते हैं, वो सबसे पहले उनका शिकार जो होती है महिलाएं ही होती है। अब हमारे देश में पहले भी ऐसा था, जब राजतंत्र हुआ करता था तो एक राजा जब दूसरे राजा के राज्य पे कब्जा कर लेता था तो सबसे पहला काम यह था कि महिलाओं के साथ ही ज्यादती होती थी और बच्चों के साथ ज्यादती होती थी। तो ये तो बहुत पुराने समय चला रहा है, आप ये देख लीजिए। और महिलाएं ही एक ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से युद्ध होते। अगर ठीक से कानून का फॉर्मेशन हो, तरीका हो, तो युद्ध ना हो, कुछ ना हो। आप महाभारत देख सकते हैं कि एक औरत के लिए ही महाभारत हुई थी। रामायण देख लें कि सीता के लिए ही झगड़ा हुआ। और आप वर्तमान में भी देख लें कि तमाम झगड़े बवाल होते हैं महिलाओं के लिए ही होते हैं। शरद जी, बेटी बचाओ का नारा तो सरकार ने दिया, उससे एक चीज तो क्लियर थी कि सरकार ने आते ही सबसे पहले मौजूदा सरकार ने ये चीज कही कि बेटी बचाओ। और उसके बाद आज यहाँ खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अभी दिल्ली में जो एक कांड हुआ शादिया का, आप देख रहे हैं, इस टाइम बहुत चर्चा का विषय है वो, कि डीएम ऑफिस में काम करने वाली एक कर्मचारी के साथ उसका अपहरण करके रेप करके मर्डर होता है और वहां से फरीदाबाद ले जाई गई वो। और काफ़ी हद तक के जो पुलिस को करना चाहिए था उसने नहीं किया, और काफ़ी उसमें जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि गलत हुआ। हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड में सत्ता पक्ष के लोग पूरी तरह से लिप्त पाए गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा उसमें, तब जो है जाके उसमें जो रिपोर्ट दर्ज हुई और सारे काम। तो ये देखने से क्या ये लग नहीं रहा है कि इस वक्त कुछ महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अत्याचार बढ़ गए? असल में इसके मूल में विस्तार से देखने की आवश्यकता है। यदि आप गूढ़ बातों पे जाएं तो यह सरकार पहली बार भारत में ऐसी सरकार आई है जो जैसा कहती है करती उसका उल्टा है।
जैसे काला धन खत्म करने की बात की गई थी, तो 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट को चालू करने का हास्यास्पद कार्य किया गया, जिससे काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ना ही था। जैसे जब ये विपक्ष में होते हैं तो जिन चीजों का ये विरोध करते थे उन्हीं चीजों को ये लेके आए, जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि एफडीआई। ये 49% एफडीआई का विरोध करते करते 100% एफडीआई ले आए। उसी तरह का एक जुमला है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। असल में ये कुत्सित भावना के साथ भारत के संविधान को, उसके आमूलचूल ढांचे को बदलने की एक साजिश है। यह जुमला एक धमकी थी कि बेटी बचा पाओ तो बचाओ, पढ़ा पाओ तो पढ़ाओ। और यह बात पिछले 2 सालों में तो बहुत ज्यादा प्रमाणित हो गई है कि पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, और पढ़ा पाओ तो पढ़ाओ। कहां पढ़ाओ? बचा पाओ तो बचाओ, क्योंकि इनके ही लोग बलात्कार सबसे ज्यादा करते हैं और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और पूरा का पूरा ढांचा न्यायालय से लेके पुलिस और पॉलिटिशियन सब उस अपराधी को बचाने में लग जाते हैं जो सत्ता पक्ष का होता है और बलात्कार करता है, और या तो उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जाते या साक्ष्य को समाप्त कर दिया जाता है। अभी एक जो घटना थी जिसमें उन्नाव वाली घटना, जिसमें परिवार को ही सफाया कर दिया गया, लगभग लड़की के परिवार, गवाह वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और इसके मूल में ये कारण है कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति में न तो महिलाओं को न ही शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, न ही उन्हें बाकी किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। और उसके ऊपर से मनुस्मृति या पुरानी जो मान्यताएं हैं उसके तहत ही देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा थी, पहला बच्चा, शूद्रों का पहला बच्चा नदी में फिकवा देते थे, क्योंकि पहला बच्चा विज्ञान के अनुसार सबसे ज्यादा बलिष्ठ होता है, और उस पहले बच्चे को नदी में फिकवा देते थे। और पहली संतान यदि स्त्री है तो उसे वे मंदिरों में दान करा देते थे, जो उनके भोग विलास का एक साधन बनती थी। और वही मनुस्मृति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है इस भारत में फिर से। और यही देखकर इनके ही अनुयायी, जो भी इनके अंधभक्त हैं, जो लोग इस विचारधारा को पसंद करते हैं, मनुस्मृति को पसंद करते हैं, राम राज्य को पसंद करते हैं, वे ही जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सत्ता हमारी है, हम कुछ भी करेंगे, चाहे रेप करें, बलात्कार करें, कुछ भी करें, हमारा कुछ नहीं होना। इसी मानसिकता के चलते बलात्कार बढ़ रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ गया है उसके चलते आप पैसे खर्चिए और कानून को खरीदिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर होने के बाद कहा, जस्टिस काटरजू ने, कि यदि आपके पास धन नहीं है तो न्यायालय की ओर देखना भी व्यर्थ है। यानी यदि आपके पास धन नहीं है तो आप न्यायालय में न्याय की आशा नहीं रख सकते। ऐसा यदि एक रिटायर्ड पूर्व जस्टिस कह रहा है, पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये एक शर्म का विषय है और ये कुठाराघात है उस न्याय प्रणाली पर भी
और इस देश के चलाने वाले लोगों सरकार पर, क्योंकि वे बदल देना चाहते हैं भारत की न्याय व्यवस्था को, वे लागू करना चाहते हैं वह संविधान जिसके चलते अधिकांश जनता 80-85% जनसंख्या गुलाम बन के रह जाएगी और कुछ चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएगा यह देश, यहाँ का संविधान। महफूज आलम जी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं हाथरस मैटर पे और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पे। देखिए, हम लोगों ने चर्चा की, कंक्लूजन भी निकला, लेकिन आज तक के जो स्थिति 2 साल पहले थी वही स्थिति आज भी दिख रही है। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाया गया हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा काम हुआ हो कि महिलाओं को अपराधी उनकी तरफ नहीं देखें या अपराधी। और एक चीज और भोला सिंह जी ने जो कही कि अपराधी अपराध करते रहते हैं, उनको दंड नहीं मिलता है, इसलिए तो हम इस चीज को इसलिए थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं इस बात से कि जितने मामले आ रहे हैं रेप मर्डर के, उसका कोई भी व्यक्ति आदि अपराधी नहीं होता, उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमे नहीं होते हैं। वो सब अपराध क्यों हो जाते हैं, आखिर वो कौन सी वजह है? असलम साहब, आप बेटी बचाओ की बात करते हैं। जब किसी भी चीज को बचाओ आता है, इसका मतलब वो चीज खतरे में है। ये आप कबूल कर रहे हैं कि वो चीज खतरे में, तभी उसको बचाओ। बचाई वही चीज जाती है जो चीज खतरे में होती है। तो हमें इसकी रूट में ये जाना है कि वो खतरे में क्यों है। महिला हमारी आधी आबादी है, 50% आबादी होती महिला, यानी हमारी आधी आबादी खतरे में है। ये हम मान रहे हैं, तभी कह रहे हैं आधी आबादी को बचाओ। और कौन कह रहा है आधी आबादी को बचाओ? जो बचाने वाला है। अब बचाने वाला ही कहेगा बचाओ, तो बचाएगा कौन? तो हमें सबसे पहले तो ये उस आदमी सवाल पूछना है कि भैया 1947 में आजादी हमको मिली और 1947 के बाद आज 2021 में आप कह रहे हो बचाओ, तो अब तक क्या आप बचा नहीं रहे थे क्या? अब तक क्या आप खतरा पैदा कर रहे थे 47 से लेकर 2021 तक? अब बचाओ, इतने साल के बाद बचाओ। तो सवाल यह है असलम साहब कि हमारी ये आधी आबादी खतरे में क्यों है, क्यों मानी जा रही खतरे में? ऐसा नहीं है कि खतरे में है, ये राजनीतिक एजेंडा है। महिला को अबला बताना, महिला को रेप की पीड़िता बताना, ये इससे हम एग्री नहीं। हर रेप सही होता है, सच्चा होता है, उस स्पॉट पे मार दिया जाए या तुरंत फांसी दे दी जाए ना। वो इल्जाम है कि हाँ फला शख्स ने रेप किया, अब ये किया या नहीं किया ये तो मुकदमे के बाद तय होगा कि सच्चा है केस या झूठा है केस। इतनी आसानी से हम एक 50% आबादी को अपनी अबला कह दे रहे हैं, इससे हम एग्री नहीं, इससे बिल्कुल हम एग्री नहीं। कानून है, तमाम कानून बनते हैं, ये मान के बनते हैं, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम आप ले लीजिए, ये मान के बनते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, उसमें पुरुष कोई कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। 498A IPC में लाया गया कि मैरिड औरतों के साथ जो क्रूरटी होगी। इस तरह के तमाम कानून हैं जो महिलाओं के लिए बनाए गए, ये सोच के बनाए गए, ये जान के बनाए गए कि हम महिला अबला हैं। क्यों अबला हैं भाई? इसलिए अबला हैं कि हम उनको शिक्षित नहीं करते, इसलिए अबला हैं कि हम उनको पावर नहीं देते। शिक्षित होंगी तो पावर में आएंगी। हम इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पुलिस में महिलाएं हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको वो पोस्टें नहीं दी जाती हैं जहां वो कानून का सख्ती से पालन कर सकें, उनको ऑफिशियल काम दिया जाता है, ये वाला करो तुम। तो इसलिए हम इस बात से पूरी तरीके एग्री नहीं है कि महिला अबला है। आज के दौर में महिला अबला नहीं है, ये बच्चा है। महिला को पढ़ाने के तो हमें जोर देना चाहिए राजनेताओं को,
और महिला पढ़ी लिखी होगी तो कोई इतनी आसानी से महिला के साथ रेप नहीं कर सकता। और रेप के को इतनी बड़ा मुद्दा बना के पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है कि साथ महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कानून का शासन कायम करना किसका काम है? जिसका काम कानून का शासन कायम करना है वही कह रहा है कि साहब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लिहाजा महिलाओं को बचाओ। बचाएंगे हम कि वो बचाएगा? जो कह रहा है वही बचाएगा। तो इस पर जो कानून तो सारे हैं लेकिन उन कानून का कोई क्रियान्वयन नहीं करता है, बल्कि महिलाओं को मुद्दा बना करके और ये बताया जाता है कि साहब अबला नारी है और इस तरह साहब रेप हो गया और इस तरह साहब जो है ये परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए मैं इसमें पुलिस को कहना कि साहब पुलिस का इसमें रोल है। रेप के जितने केसेस होते हैं उसमें हम लोग स्टार विटनेस कहते हैं प्रोसिक्यूटर्स को, तो पुलिस का बहुत रोल नहीं होता। पुलिस का बहुत रोल नहीं होता है रेप के केस में। अब वो केस झूठा है, अच्छा कितने केसेस में कन्विक्शन हो जाता है, कितने छूट जाते हैं, ये भी देखा जाए। सिर्फ इल्जाम लगा, किसी स्त्री ने कहा कि साहब हमारे साथ रेप हो गया, बस उसको फांसी दे दी जाए उसी वक्त, और जिसको स्त्री चाहे उसको मरवा दे। ऐसा नहीं, ऐसा कानून तो कहीं नहीं है। हर जगह इल्जाम होता है तो इल्जाम साबित करना होता है, जब इल्जाम साबित होता है तो उसके बाद ही सजा होती है। तो हमारा ये कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। सशक्त करने के लिए हमें महिलाओं को पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, पढ़ाना लिखाना होगा, और जब पढ़ी लिखी होंगी उनको तो वो खुद ही आगे आ जाएंगी और ये सारा जो अबला और ये उत्पीड़न इस अपने आप। संजय जी, आप इधर देख रहे हैं, हम लोग जो है समाज में हम लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें कोई गिरावट नहीं आ रही है, बल्कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर कौन सी वजह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो कम नहीं हो रहा है? अब इस विषय पे सबसे बेहतर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो वर्तमान समय में नहीं है। अब व्यवस्था क्या होनी चाहिए? व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जब हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों का लमसम अनुपात बराबर का है तो अपराध भी बराबर होंगे लिंगानुपात के अनुसार। ऐसा नहीं है कि पुरुषों पे अपराध या पीड़ित ज्यादा हो रहे, महिलाएं नहीं हो रही हैं। अब अव्यवस्था ये है कि जब अपराध घटित होता है तो प्रथम विकल्प होता है किसी महिला के पास में कि वो पुलिस के पास जाए। अब पुलिस का जो आधारभूत जो ढांचा है वो पुरुष प्रधान है। यदि महिला किसी थाने या चौकी पर जाती है, जो पहला स्टेज है अपने ऊपर हुए अपराध को वहां पर बता करके न्याय पाने के लिए, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं की बात सुनने के लिए महिलाओं का कोई भी विंग नहीं होता है, ना चौकी पे होता, ना थाने पे होता है, ना पुलिस प्रशासन में ऊपर स्तर पे होता है। कुछ चंद महिला आरक्षी जरूर होती हैं जो उस वक्त काम आती हैं कि यदि कोई महिला अपराधी है तो उसको पकड़ने के काम में उनको ले जाया जाता है। जबकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिला आईपीएस हो, महिला पुलिस अधिकारी हो, महिला सिपाही हो, जो बहुतायत हैं, जिनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको ऑफिस डेस्क में बिठाला जाता है कि आप फील्ड में काम करने के में सक्षम नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि जब महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर के पुरुष प्रधान ढांचेगत में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस सरकार से ये मांग करता हूं कि हर वो विभाग जहां पर महिलाओं को न्याय पाने के लिए जाना पड़ता है उनके लिए महिला विंगों की स्थापना की जाए, काबिल महिला अफसरों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि एक महिला को जब एक महिला अपनी आप बीती सुनाती है तो उसका प्रभाव दूसरा पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं के आधार पर महिलाओं को बेहतर न्याय मिल सकता है और प्रशासन को इन अत्याचारों को रोकने में सक्षम क्यों नहीं है, इसका एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण मेरी समझ में ये आता है
कि जब किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है, जितनी तेजी के साथ ये घटना होती है, न्याय पाने के लिए उसको उतना ही लंबा वक्त लगता है। और एक महिला जो पुरुष प्रधान ढांचागत व्यवस्था में न्याय पाना चाहती है, वो बेचारी महीने सालों दौड़ती है, लेकिन उसकी एक एक चीज को पूर्ण करने में उसका काफी समय लग जाता है। और कहीं कहीं पर तो न्याय पाने की आस में भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने में शासन, पुलिस और सरकार को ठोस और सख्त कदम उठाने चाहिए। यदि किसी महिला ने किसी तरह की कोई तहरीर दी है, अपने प्रति किए हुए किसी भी घटना को बताया है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। और यदि उसमें कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और न्यायपालिका के माध्यम से उसको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को कारित करेगा तो वह इन व्यवस्थाओं से बच नहीं पाएगा और उसको उसका दंड मिलेगा।